वास्तव में अगर वो लीडर है उसके अंदर क्षमता, तो मैदान चुन ले, वो जगह चुन ले, वो तारीख वो चुन ले, सुभाष चंद्र यादव से डिबेट करे, उसको उसकी हैसियत, उसको उसकी औकात अगर याद नहीं दिला दी तो मैं अपने बाप की औलाद हूं। सुभाष चंद्र यादव समाज से आते हैं, फिर भी अखिलेश यादव के खिलाफ इतने तेवर। जब ये 4 बार सत्ता के अंदर थे तब क्या इन्होंने इन मुद्दों की बात की? जिन मुद्दों के साथ आप लोग आते हैं बाद में वो दिखता नहीं धरातल पे। देखिए, एक कहावत है, अरविंद जी, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति वही हो चुकी है। आप ही के परिवार के महेंद्र राजभर क्यों खुश नहीं हो पाते हैं उस पार्टी से? जिस प्रकार महेंद्र राजभर जी दगे हुए कारतूस हैं, ठीक उसी प्रकार ईमा सीमा चीमा भी दगी हुई कारतूस है। विकास इसमें हुआ है कि मंदिर बनवाए गए हैं, मस्जिदों को ढहाया गया है। उनकी पार्टी कौन सी? जिस व्यक्ति की कोई पार्टी नहीं, जिस व्यक्ति की पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, वो व्यक्ति टिकट कहाँ से देगा? मैं बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के दूध भात। अगर महेंद्र राजभर जी इतने काबिल थे तो अखिलेश यादव ईमा सीमा चीमा को क्यों लॉन्च किए? नाम नहीं लूंगा। एनआरसी रिपोर्ट तो बता रही है कि भाजपा में ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी महिला सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक गालीबाज महिला को महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। सबसे ज्यादा अगर गुंडा माफिया है तो वो एनडीए में है। कहाँ है भैया अखिलेश यादव के पास और कोनो दूसरा यादव ना रहा है? आजमगढ़ में कुल यादव दरी बिछाओ बताओ तुम्हारे समाजवादी पार्टी का। स्कूल बंद करा दिया आप लोगों ने। कौन से स्कूल? हमने प्राइमरी स्कूल। कुछ दिन पहले जब ये वर्ल्ड वार हुआ था उसमें पेट्रोल के दाम बढ़े थे और ये कहा गया था कि जैसे क्रूड ऑयल का दाम घटेगा बराबर सामान पर कर देंगे, लेकिन 78 पे आ गया भाई साहब। दाम क्यों नहीं कम कर रही? क्या समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव जी से लाइक शिवपाल यादव नहीं थे, या और कोई यादव नेता नहीं था, और कोई मुस्लिम नेता नहीं था? छत्री मोहन सिंह जी नहीं थे, रेवती रमन सिंह जी नहीं थे, मुस्लिम आजम खान साहब नहीं थे? लीडरशिप आपने अखिलेश यादव जी को क्यों दी? सुभाष जी, एक ट्रेंडिंग मुद्दा और उसका जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है, राम मंदिर चोरी मामला। चाहे वो दुर्गा यादव हो गए, चाहे वो संग्राम हो गए अतरौलिया वाले, बलराम हो गए, रमाकांत हो गए, ऐसे जो जमीन स्तर के जो कार्यकर्ता यादव वर्ग के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर जो सालों साल से कुर्सी लगा रहा है, दरी बिछा रहा है, लेकिन ये जो आजमगढ़ के अंदर जो घाघ बैठे हुए बागड़ बिल्ले। अपनी भी पार्टी से कभी बगावत किया था आपने? बेबाक अंदाज, बागी तेवर और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। नाम है सुभाष चंद्र यादव। बगल में खड़े हैं हमारे पास, सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बात होगी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के। बात ये भी होगी कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, उसका परिणाम 2027 में क्या आने वाला है। क्या ये जो उमस भरी गर्मी, कभी बारिश का मौसम, जो तेवर अभी दिख रहा है, चुनाव जीतने के बाद भी होगा? थोड़ा सा परिचय हम इनसे कराना चाहेंगे कि सुभाषपा से इनकी राजनीतिक शुरुआत होती है और किसी कारणवश कुछ दिन के लिए ये इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में घर वापसी हो जाती है और इस वक्त सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। धन्यवाद अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौसम का हाल देख ही रहे हैं, आज थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन इसके पहले 45 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया था। राजनीतिक मौसम का क्या हाल है फिलहाल? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी 40 डिग्री जो टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर के अंदर निकलने की क्षमता रखते हैं। तो हमारे नेता हैं, हम उनके शागिर्द हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसी गर्मी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करती। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन हफ्ते के 7 दिन हम मैदान के अंदर रहते हैं, जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं और जनता के लिए जो भी कार्य रहता है उसके लिए समर्पित रहते हैं। जहाँ तक आप 2027 के चुनाव की बात कर रहे हैं, 2027 चुनाव अभी आने वाले में समय बहुत देर है, 5-6 महीने का समय है, तो समय आने दीजिए। चुनावी रणनीति है, रणनीति को रणनीति रहने दीजिए। अगर रणनीति को हमने आपके सामने शेयर कर दिया तो विरोधी अलर्ट हो जाएगा ना, जान ही रहे हैं विरोधी अलर्ट हो जाएगा। तो विरोधियों को भी अलर्ट नहीं करना है, विरोधियों को लास्ट टाइम पे धोबी पछाड़ देना है ताकि वो चारों खाने चित हो जाए और उसको संभलने का मौका न मिले। जिन मुद्दों के साथ आप लोग आते हैं बाद में वो दिखता नहीं धरातल पे। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिन मुद्दों को लेकर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना आज से 20 साल पहले हुई थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी उन्हीं मुद्दों को लेकर आज राजनीति कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख मुद्दे हुआ करते थे, एक समान अनिवार्य शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं। क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकारें ले लीजिए, क्या इन्होंने आज सत्ता से बाहर जाने के बाद में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात करते हैं? जब ये 4 बार सत्ता के अंदर थे तब क्या इन्होंने इन मुद्दों की बात की? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब गठन हुआ और गठन से लेकर अब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने मुद्दों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुद्दों के अंदर जातिगत जनगणना बहुत पहले से शामिल था, लेकिन
क्या समाजवादी पार्टी सत्ता से जब बाहर गई तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने या बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने जातिगत जनगणना की बात की? क्या आपने कभी इनसे सवाल पूछा कि जब आप सत्ता के अंदर थे तो आपको तब जातिगत जनगणना की याद नहीं आई? माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी तब भी जातिगत जनगणना की बात करते थे, आज भी जातिगत जनगणना की बात करते हैं। और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों की बदौलत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने माननीय मंत्री जी की बातों को स्वीकार किया और जातिगत जनगणना का कार्य पूरे देश के अंदर चालू हुआ। यह है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संघर्षों की जीत, यह है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों की जीत। अपोजिशन कहता है कि ओम प्रकाश राजभर जिस मुद्दाओं के साथ, जिस वादों के साथ पार्टी का गठन किया था, आज वो परिवारवाद में भूल गए हैं, परिवारवाद में उलझ करके रह गए हैं। आरक्षण के मुद्दों की बात को लेकर के भी आज भी अपोजिशन आपको घेरता रहता है भाई साहब। देखिए अपोजिशन कौन? कांग्रेस। अपोजिशन कौन? समाजवादी पार्टी। देखिए एक कहावत है, अरविंद जी, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति वही हो चुकी है। समाजवादी पार्टी अपने बनाए हुए जाल के अंदर पूरी तरीके से उलझ चुकी है। आज समाजवादी पार्टी जिस प्रकार आरक्षण की बात करती है, ST SC OBC प्रमोशन आरक्षण बिल का आपने नाम सुना होगा। 2014 से पहले यूपीए सरकार थी। यूपीए सरकार के अंदर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी उस समय ST SC OBC में प्रमोशन का आरक्षण बिल लेकर आए थे। उस प्रमोशन में आरक्षण बिल का सबसे पहला अगर विरोध करने का कार्य किसी ने किया था तो कपिल सिब्बल ने किया था। उस बिल को फाड़ने का कार्य अगर किसी ने किया तो कपिल सिब्बल ने किया था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो व्यक्ति दलित मानसिकता से उत्पीड़ित हो, जो हमेशा से दलितों का, पिछड़ों का विरोधी रहा हो, उस ऐसे दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा। तो आप कल्पना करिए पिछड़ा विरोधी कौन हुआ, दलित विरोधी कौन हुआ, आरक्षण विरोधी कौन हुआ? जिस व्यक्ति ने पिछड़ों का हक अधिकार लूटने का कार्य किया, जिस व्यक्ति ने प्रमोशन में आरक्षण बिल का विरोध करने का कार्य किया, जिस व्यक्ति ने प्रमोशन में आरक्षण बिल को फाड़ने का कार्य किया, ऐसे दलित विरोधी मानसिकता के व्यक्ति को सपा सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव राज्यसभा भेजते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं। पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा। अखिलेश जी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं होगा। अगर मीठा मीठा गप गप करोगे तो कड़वा कड़वा भी गप गप करना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी से सवाल जनता पूछ रही है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से नहीं पूछ रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक अहम सहयोगी दल है, लेकिन ये तो 4 बार सत्ता में थे। श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री थे। आदरणीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के 1 बार मुख्यमंत्री थे। सुश्री बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री थी। आप सवाल ओम प्रकाश राजभर जी से पूछते हो, आप सवाल सुभाषपा से पूछते हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी 2017 के अंदर जब NDA सरकार के अंदर शामिल थे, उनके पास दिव्यांग पिछड़ा कल्याण बोर्ड था। उस समय भी उन्होंने दिव्यांगों के लिए जो कार्य किया उससे पहले किसी भी मंत्री ने नहीं किया। अब पंचायत विभाग जब से उन्होंने संभाला है तो गाँवों के अंदर नित नए विकास के कार्य किए हैं। तो हमारे नेता ने हमेशा समाज के लिए कार्य किया, पिछड़ों के लिए कार्य किया, दलितों के लिए कार्य किया, अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किया। हमारे नेता ने जो कहा है वो करके दिखाया है। इसके उलट सपा और बसपा ने दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ठगने का कार्य किया, उनके वोटों को लेकर सरकार के अंदर रहकर सरकारी मलाई खाने का कार्य किया है। ओम प्रकाश राजभर की बातें आपने बहुत गिना दिया कि मतलब जो भी कुछ किया अभी फिलहाल उनके जैसा कोई नहीं कर पाया। आप ही के परिवार के महेंद्र राजभर क्यों खुश नहीं हो पाते हैं उस पार्टी से? देखिए अरविंद जी, एक परिवार के अंदर अगर हम लोग 5 या 6 सदस्य हैं, मैं परिवार उनकी बात का जवाब देने से पहले परिवार का उदाहरण दूंगा। तो जाहिर सी बात, आपने भी देखा होगा कभी कभी परिवार के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो एक ही बात पे सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की बात अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की राय अलग अलग होती है। महेंद्र राजभर वर्तमान राजनीति के दगे हुए कारतूस हैं, दगे हुए कारतूस। उनकी अहमियत जब तक वो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ थे, जब तक वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ में थे, तब तक उनकी अहमियत थी। जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी उसके बाद से उनकी अहमियत खत्म हो गई। वो जिस प्रकार का आरोप लगाते हैं, माननीय श्री महेंद्र राजभर जी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी से फंड लिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने धन संसाधन मुहैया करवाए महेंद्र राजभर जी को, ताकि वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने का कार्य करें। लेकिन क्या वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ पाए? उल्टा आपके चैनल के माध्यम से मैं राजभर समाज को आगाह करना चाहता हूं कि महेंद्र राजभर दगे हुए कारतूस के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभरों की असली पार्टी और राजभरों के सम्मान की लड़ाई वही लड़ती है। और महेंद्र राजभर जी की तो पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं है। पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं है? पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं है। टिकट की पार्टी कौन सी? उनकी पार्टी कौन सी? जिस व्यक्ति की कोई पार्टी नहीं, जिस व्यक्ति की पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, वो व्यक्ति टिकट कहाँ से देगा? पहले अपने टिकट का जुगाड़ तो खुद कर ले। वो सिर्फ और सिर्फ राजभर समाज को ठगने का कार्य कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दम भर रहे हैं कि राजभर समाज हम लेकर के अखिलेश के साथ जा रहे हैं, और सीमा राजभर को हाल ही में महिला मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो कुछ तो होगा ना अखिलेश जी, तो कुछ सोच समझ कर किया होगा ना? सभी कि अखिलेश जी राजनीति के वो दूध भात हैं।
एक गाजीपुर के विधायक जो हमारे नेता को बोला करते थे कि दूध भात राजनीति के, मैं बोल रहा हूँ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के दूध भात हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अखिलेश यादव सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। क्या उन्होंने संघर्ष किया? विरासत उनको राजनीति, उन्होंने संघर्ष नहीं किया। वो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बढ़ते हुए कद से परेशान हैं। उनके कद को किस प्रकार घटाया जाए, उनको किस प्रकार डैमेज किया जाए, उनको डैमेज करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके कद को कम करने के लिए महेंद्र राजभर जी जैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर महेंद्र राजभर जी इतने काबिल थे तो अखिलेश यादव ईमा सीमा चीमा को क्यों लॉन्च किए? क्या वजह थी सीमा चीमा को लॉन्च करने के लिए? हिना मीना डी का सुना था ईमा सीमा चीमा है। हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी बोल रहा हूँ, ईमा सीमा चीमा, उसको क्या जरूरत थी लॉन्च करने की? क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 से पहले अपने हथियार डाल चुकी है। उसको पता है कि 2027 के अंदर भी हम हारने वाले हैं। इसीलिए उसने एक ऐसी गालीबाज नेता को मैदान के अंदर उतारा है जिसे गाली बकने के अलावा कुछ नहीं आता है। मैं बोलता हूँ आप उसका इंटरव्यू लीजिएगा, बाइट करिए, उसकी ज़मीनी मुद्दों पे बात करिएगा, पिछड़ों पे बात करिएगा, दलितों पे बात करिएगा, अल्पसंख्यकों पे बात करिएगा, विकास पे बात करिएगा, उसकी जबान पे ताले लग जाएंगे। वो सिर्फ हनुमान चालीसा की जगह माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर चालीसा जपती है, क्योंकि उसको पता है कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की चालीसा जपूंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और उसका उद्धार होने की शुरुआत हुई ना, ओम प्रकाश राजभर जी की चालीसा जपते जपते उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। वरना उसके अलावा आप बताइए उस गालीबाज महिला के पास उसकी कोई योग्यता है? उस महिला को बोलना नहीं आता, उस महिला को बात करना नहीं आता। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी महिला सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक गालीबाज महिला को महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। तो अखिलेश यादव जी की दोहरी मानसिकता उजागर हुई कि नहीं हुई? आप महिला सम्मान की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ महिला को आगे बढ़ा रहे हो जो महिला गाली बक रही है। सम्मान की राजनीति अगर अखिलेश यादव करनी है तो सम्मान की राजनीति करे अखिलेश यादव। ऐसी गालीबाज महिला का कोई भविष्य नहीं है। उस महिला के पास उत्तर प्रदेश की राजनीति का कख अगर नहीं पता है। इसलिए मैंने बोला ना, ईमा सीमा चीमा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार महेंद्र राजभर जी दगे हुए कारतूस हैं, ठीक उसी प्रकार ईमा सीमा चीमा भी दगी हुई कारतूस है। मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा, अगर सुन भी रही होगी, वास्तव में अगर लीडर है उसके अंदर क्षमता, तो मैदान चुन ले, वो जगह चुन ले, वो तारीख वो चुन ले, सुभाष चंद्र यादव से डिबेट करे। उसको उसकी हैसियत, उसको उसकी औकात अगर याद नहीं दिला दी तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आप इंटरनल सर्वे करवाइए। ईमा सीमा चीमा के महिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश नहीं वरन पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी का संगठन है वहाँ की महिला नाराज है। महिला संगठन पूरी तरह से नाराज है। उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना चल रही है कि आने वाले समय के अंदर देखिए कई ऐसी महिलाएं जो समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगी। उस महिला के इंटरव्यू उठा के देख लीजिएगा, उस महिला को बोलना नहीं आता। अब आप बताइए, जिस महिला को बोलना नहीं आता उस महिला को अगर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम किया है। तो अखिलेश यादव बेवकूफ़ है, और बेवकूफ़ को बेवकूफ़ कहना तो भैया अतिशोक्ति तो नहीं होगी ना, बेवकूफ़ को बेवकूफ़ ही कहा जाएगा। सुभाष जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो जातिवाद कूट कूट के भरा है। हर राजनीति की बात में कर लूँ, हर पार्टी की बात कर लूँ। चूँकि यादव समाज से आते हैं तो सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ। कहा जाता है कि दलित वोट बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट होता है, सवर्ण जो वोट होता है वो भारतीय जनता पार्टी का होता है, यादव जो होता है अखिलेश का होता है, माइनॉरिटी जो होता है अखिलेश यादव का होता है। सुभाष चंद्र यादव समाज से आते हैं, फिर भी अखिलेश यादव के खिलाफ कितने तेवर, क्या वजह हो सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जब पतन होना शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी के पतन होने के बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कई ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ जो जातिगत आधार के ऊपर पैदा हुई। चाहे उसके अंदर आप बसपा ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए बिहार के, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आरएलडी ले लीजिए। तो इसमें पर्टिकुलर अगर आप जातिवाद की भावना अगर लेके आना चाह रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कोई एक पार्टी नहीं है, इसमें सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। आज भी आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश निवारण पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर लोकसभा चुनाव के अंदर जब लोकसभा टिकट देने की बारी आती है तो वहाँ पे भी जातिगत समीकरण को फिट किया जाता है। विधानसभा चुनाव के अंदर भी जातिगत समीकरण को फिट किया जाता है। तो ये कड़वा सच है। हमारे नेता कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, और ये जाति तब तक नहीं जाएगी जब तक तहसीलदार तहसील के अंदर जाति प्रमाण पत्र पर ठप्पा मार कर देता रहेगा। जिस दिन जाति प्रमाण पत्र पर ठप्पा मारना बंद हो जाएगा उस दिन जाति खत्म हो जाएगी। तो ठप्पा पहले बंद हो तब जाति खत्म होगी, और जाति कड़वा सच है। जहाँ तक यादव समाज की बात आ रही, सुभाष चंद्र यादव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, हूँ मैं यादव, लेकिन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जो सम्मान मुझे देने का कार्य किया वो सम्मान मुझे न तो अखिलेश यादव जी ने दिया, न ही मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, न ही मुझे जयंत चौधरी ने दिया। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने एक मध्यम परिवार से आने वाले लड़के को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, राजस्थान का प्रदेश प्रभारी बनाया और हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अंदर यादवों का भविष्य सुरक्षित है। जो बचे खुचे यादव जो समाजवादी पार्टी के अंदर दरी बिछा रहे हैं, मैं तो उन यादवों को भी आपके चैनल से माध्यम से आह्वान करूंगा कि कब तक अखिलेश यादव की दरी बिछाओगे? आओ सुभाषपा का दामन थामो, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सिर्फ कौन से यादवों का भला होगा? मैनपुरी, इटावा, सैफई, कन्नौज, फिरोजाबाद, जो उस तरफ की बेल्ट है
वहीं के यादवों का भला होगा। बाकी के जो यादव हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की दरी बिछाएंगे। जहाँ तक परिवारवाद का आरोप लगता है, समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद, उसमें से जो 5 यादव सांसद चुनकर आए हैं ना, वो पाँचों के पाँचों यादव हैं। और किसके परिवार के? सैफई परिवार के। हम आजमगढ़ की धरती पर खड़े हैं। आजमगढ़ के अंदर समाजवादी पार्टी के 2 सांसद, जिसमें एक सांसद यादव जिसका नाम धर्मेंद्र यादव, आजमगढ़ सदर से। कहाँ है भैया अखिलेश यादव के पास और कोनो दूसरा यादव ना रहा है? आजमगढ़ में कुल यादव दरी बिछाओ बदे हो तुम्हारे समाजवादी पार्टी का, कोनो दूसरा यादव ना मिलना समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाओ बदे। अरे यादव छोड़ दा, कोनो मुसलमान तो के ना मिलल, तोहरे बदे तो मुसलमान यादव दोनों बदनाम हवे ना। आजमगढ़ में का कोनो मियाँ भाई ना मिलल, कम से कम कोनो मुसलमान के चुनाव में टिकट दे के लड़ा दिले हो तो वही सांसद बना दिले होता। लेकिन नहीं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला करने का कार्य करते हैं। इसके उलट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने का कार्य करती है। इनकी सरकारों के अंदर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी। आज ये लोग सत्ता से बाहर, इन्हें शिक्षा की बात आ रही है, स्वास्थ्य की बात आ रही है। क्या इन्होंने सत्ता में रहते कभी इसके बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा। समाजवादी पार्टी की सरकारों के अंदर जो एम्बुलेंस घूमती थी ना, वो सरकारी काम के लिए नहीं घूमती थी, वो इनके सफाई जो लोग थे उनके कामों के लिए घूमती रहती थी। आज समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई है। स्कूल बंद करा दिया आप लोगों ने? कौन से स्कूल? हमने प्राइमरी स्कूल। हमने कोई स्कूल नहीं बंद किया। ये देखिए, यही तो विपक्ष का सबसे बड़ा ढोंग है, स्वांग है। हमने उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों के मर्ज किया जो स्कूलों के अंदर संख्या 2 या 4 या 10 या 15-20 छात्रों की थी। स्कूल खुल रहे थे, उस स्कूल की वजह से 4 या 5 टीचर हमको लगाने पड़ रहे थे, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? गिनती के बराबर। तो हमने ऐसे स्कूलों को मर्ज किया है दूसरे स्कूलों के अंदर ताकि संख्या बढ़े उसकी। और विपक्ष ने क्या नैरेटिव कर दिया कि स्कूल हम बंद कर रहे हैं, हम स्कूल बंद कर रहे हैं। मैं दावे के साथ और चैलेंज कर रहा हूँ विपक्ष को, एक स्कूल ला के दिखा दें जो स्कूल बंद हुआ है। विपक्ष बता ना, पूरी तरीके से मुद्दा विहीन, आधारहीन हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव एसी-पीसी करते रहते हैं। हम लोग उनको एसी-पीसी का नेता ही बोलते हैं। एसी-पीसी समझा दीजिए पब्लिक को। एसी में बैठने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेता एसी-पीसी, वो एसी-पीसी वाले नेता है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो क्या वो निकल करके बाहर काम नहीं करते? कहाँ निकलते हैं बताइए मुझे? जनता के बीच में गए, कभी कभार दौरे लग जाते हैं, चले आते हैं। आजमगढ़ में आए थे चंदेराम यादव करेली की भतीजी की शादी में, बस वो शादी फंक्शन में जाएंगे, समारोह में जाएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे। अगर वो जनता के बीच में जाते तो 2022 के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल था। उस समय अगर जनता के बीच में गए होते, हमारे नेता की बात मानी होती, तो 2000 का परिणाम कुछ और होता। अभी कुछ दिन पहले जब ये वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें पेट्रोल के दाम बढ़े थे और ये कहा गया था कि जैसे क्रूड ऑयल का दाम घटेगा हम फिर उसको बराबर समान पर कर देंगे, लेकिन 78 पे आ गया भाई साहब। दाम क्यों नहीं कम कर रही सरकार? देखिए, जब क्रूड ऑयल के दाम जब बढ़े थे, उसके बावजूद भी पेट्रोलियम कंपनियां ने सरकार की बात मानते उसको नियंत्रित करके रखा था, तब पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े थे। इस बारे में तब तो किसी ने नहीं पूछा कि भाई क्रूड के दाम पर बैरल जब इतने बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पेट्रोल की जो कीमतें पर लीटर हमको मिल रही है वो तो कम में मिल रही है, तो उस समय भी तो रेट बढ़ानी चाहिए थी। उस समय तो जनता ने सवाल नहीं किया, उस समय विपक्ष ने सवाल नहीं किया, तब तो खुश थी जनता। आज वही कंपनियाँ जब अपना घाटा पूर्ति करने के लिए रेटें अगर बढ़ा रही है, तो उसमें पेट दर्द करने वाली कौन सी बात आ गई? तब आप चुप थे, तो अब भी तो चुप रहना चाहिए ना, क्योंकि देश हित में हो रहा है ना, कोई व्यक्तिगत हित में तो नहीं हो रहा है। क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, इन दोनों नेताओं का एकमात्र ध्येय देश हित और प्रदेश हित। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने क्या किया? आकाश आनंद परिवार का पूरा विकास किया कि नहीं किया? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी आए, इन्होंने सैफई परिवार के कुटुंबों को बढ़ाने का कार्य किया कि नहीं किया? आप मुझे उदाहरण देकर बता दीजिए कि अगर इन्होंने अपने परिवार के उलट किसी और को बढ़ाने का कार्य किया हो तो बताइए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी से पहले उनके पिताजी हुआ करते थे, श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव जी से लायक शिवपाल यादव नहीं थे? या और कोई यादव नेता नहीं था? और कोई मुस्लिम नेता नहीं था? छत्री मोहन सिंह जी नहीं थे? रेवती रमन सिंह जी नहीं थे? मुस्लिम आजम खान साहब नहीं थे? लीडरशिप आपने अखिलेश यादव जी को क्यों दी? बहन कुमारी मायावती जी अभी आप लीडरशिप लेकर रखी है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया आकाश आनंद को, यानी आने वाले समय के अंदर बसपा के सुप्रीमो कौन होंगे? आकाश आनंद जी होंगे ना। क्या इन्होंने किसी और भी जमीन से उठे हुए कैडर को अपना उत्तराधिकारी बनाना जरूरी समझा? नहीं समझा। तो सवाल तो इनसे भी अरविंद जी पूछना चाहिए ना। ये लोग जब सरकार के अंदर रहे, इन्होंने अपने परिवार का ही विकास किया। इस सत्ता से बाहर जाने के बाद में इन्हें पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की याद आती है, दूसरे समाज की याद आती है। एनडीए की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था पर ही दम भरा जाता है कि जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन सुभाष जी एक ट्रेंडिंग मुद्दा और उसका जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है, राम मंदिर चोरी मामला। देखिए, जो
राम मंदिर चौधरी मुद्दे से पहले आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की, तो मैं समझता हूँ सुरक्षा मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष के लिए एक चिंता का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर हिंदुस्तान में, भारत देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ पे इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं नहीं होती है। फ्री क्राइम स्टेट कोई राज्य नहीं है, हर राज्य के अंदर होती है, कहीं कम होती कहीं ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर विपक्ष टीका टिप्पणी कर रहा है तो एनआरसीबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, बसपा सरकार के अंदर क्राइम आंकड़ा क्या था और समाजवादी पार्टी सरकार में क्राइम आंकड़ा क्या है। उनके मुकाबले तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध कम हुए हैं, माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़ चुके हैं या फिर जेलों के अंदर आके सरेंडर कर चुके हैं, और कई माफिया मिट्टी में मिल गए हैं, नाम नहीं लूँगा। एनआरसी रिपोर्ट तो बता रही है कि भाजपा में ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। ये विपक्ष का फैलाया हुआ प्रोपोगेंडा है, सिर्फ और सिर्फ नेरेटिव। मैंने बताया ना कि विपक्ष आधारहीन मुद्दा विहीन हो चुका है, कुछ मुद्दे नहीं बचे हुए हैं, इसलिए उल जलूल की बातें करता है। रही बात राम मंदिर के चंदा चोरी की बात, ये बिल्कुल ये घोर अपराध हुआ है, इसकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी निंदा करती है। अब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईटी कमेटी हम गठित करेंगे और उसकी जो रिपोर्ट आएगी आपके सबके सामने आएगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी कमेटी गठित की, उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद में 8 से जो 9 अपराधी थे उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, वो सब जेल के अंदर आ चुके हैं, मुकदमा चल रहा है और आने वाले समय के अंदर आप दीजिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इस सरकार के अंदर चोर, माफिया, गुंडे, लुच्चे, लफंगे पनाही मांगेंगे, उनको किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पूर्व के अंदर सपा बसपा सरकारों के अंदर भाई भतीजावाद चलता था, अगर उनके परिवार के लोगों ने अगर कोई अपराध कर दिया तो उनको छूट मिलती थी, लेकिन इस सरकार में नहीं है। अपने हैं अगर अपराधी तब भी नपेंगे, गैरों की तो बात ही क्या। अभी अपने गुंडा और बदमाश की और माफिया की बात कर रहे थे। सरकारें कहते, विपक्ष कहता है, हमेशा से ये बात करता रहा कि सबसे ज़्यादा अगर गुंडा माफिया हैं तो वो एनडीए में है। देखिए मैंने नाम भी गिनाता है भाई साहब, तो ऐसे तो समाजवादी पार्टी के अंदर भी नाम गिना दें। समाजवादी पार्टी के अंदर जो सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके जो चाचा शिवपाल सिंह यादव जी, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के अंदर और भी बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, एक एक लोगों का अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा तो पूरा चिट्ठा खुल जाएगा, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी कई से बाहुबली विधायक हुआ करते थे, बाहुबली सांसद थे, अभी बहुत सारे लोग हैं। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके स्तर पर नहीं गिरना चाहती। हमारे कहावत है पूर्वांचल के अंदर, अगर कोई कुत्ता किसी कुत्ते को काट लेता है तो कुत्ता कुत्ते को काटेगा, इंसान तो उस कुत्ते को नहीं काटेगा ना। तो हम इंसान हैं, वो कुत्ते हैं, तो वो किसी को भी काटें हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनको नहीं काटेंगे। हम अपनी नीतियों से, अपने संघर्षों से जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में आके अपनी बात रखेंगे। जनता हमारी बातों से प्रभावित हो रही है, हमको वोट कर रही है, चुन के दे रही है। क्या मुद्दे होंगे 27 के इस बार के? उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुद्दे ही नहीं बचे। विकास को लेकर चलेंगे, सुशासन को लेकर चलेंगे, और वही चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन, विकास, ये मॉडल चल रहा है, इसी मॉडल को लेकर जाना मुद्दे हैं। मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात कोई नहीं करता। विकास इसमें हुआ है कि मंदिर बनवाए गए हैं, मस्जिदों को ढाया गया है, अरविंद जी, अस्पताल नहीं बनाए गए, स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए गए, ऐसा बोला जा रहा है। जी आपका जो चैनल है बहुत रेपुटेड चैनल है, लाखों लोग इसको देखते हैं। मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा ही नहीं है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का एक नैरेटिव बनाया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 वर्ग की राजनीति करती, एम और वाई, मुस्लिम और यादव। मुस्लिम और यादव के समीकरण पे चलती है, तो वो मुसलमानों को डराने का काम करती है। वो डराते हैं मुसलमानों को कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई है, यादव मुसलमानों संभल जाओ, तुम्हारा नुकसान कर देगी। तो ये पोलराइज कौन करती? समाजवादी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। आप मुझे बताइए, केंद्र की जितनी भी कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जन कल्याणकारी जितनी भी नीतियाँ ज़मीन से जुड़ी हुई, क्या उसका फ़ायदा कोई मुसलमान नहीं उठाता? क्या उसके अंदर, क्या हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, किसी प्रकार का भेदभाव किया? जो फ़ायदा कुर्मी को मिलता है, जो फ़ायदा पटेल वर्ग को मिलता है, जो फ़ायदा प्रजापति को मिलता है, जो सैनिक को मिलता है, जो लोहार को मिलता है, जो यादव को मिलता है, वही फ़ायदा मुसलमानों को भी मिलता है। क्या हमारी सरकार ने उसके अंदर भेदभाव किया? हमारी सरकार किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। ये भेदभाव पैदा करने का कार्य सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को डर है। 17 में हारे हैं, 22 में हारे हैं, अंधेरे में तीर लग गया था, संविधान की बात करके झूठ बोल के ये उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर 37 सीटों पर आ गए थे। ये झूठ बोल कर आए थे। अब उनको पता है 27 के अंदर जो हमारे बच्चे कुछ 110 विधायक हैं, 27 के अंदर भी लुटिया डूबने वाली है। तब इस प्रकार का पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम के ऊपर चुनाव को लेकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू मुस्लिम के चुनाव पर नहीं जाती है। वो विकास की बात करती है, जन कल्याणकारी नीतियों की बात करती है, सुशासन की बात करती है। यादव समाज लग रहा है कि धीरे धीरे कट रहा है भाजपा की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के साथ में कई यादव समाज के लोग जुड़ चुके हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, सैफई, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद का। आजमगढ़ के अंदर देखिए, आजमगढ़ के अंदर समाजवादी पार्टी बोलती है हमारा गढ़ है। मैं समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे यादवों को जानता हूँ जो समाजवादी पार्टी के लोकल लोगों से, लोकल नेताओं से परेशान है। चाहे वो दुर्गा यादव हो गए, चाहे वो संग्राम हो गए, अतरौड़िया वाले बलराम हो गए, रमाकांत हो गए,
ऐसे जो जमीन स्तर के जो कार्यकर्ता यादव वर्ग के अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर जो सालों साल से कुर्सी लगा रहा है, दरी बिछा रहा है, लेकिन ये जो आजमगढ़ के अंदर जो घाघ बैठे हुए बागड़ बिल्ले, जिनका मैंने नाम लिया, ये बागड़ बिल्ले उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे, ये अपने पुत्र को लॉन्च करने के चक्कर में पड़े हुए। तो ऐसे यादव वर्ग के लोग जो आने वाले समय के अंदर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और कई यादवों ने तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता भी ली है, कई यादवों ने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता भी ली है। आने वाले समय के अंदर देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सुभाषपा के अंदर बहुत सारे यादव दामन थामेंगे और समाजवादी पार्टी के विरुद्ध कार्य करने का कार्य करेंगे। अखिलेश यादव की लड़के के साथ एक हाल ही में एक मामला आया था, लोगों ने कटाक्ष किया था, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत मैं भी इस बात को मानता हूँ। उसमें योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से ये कहा था कि बहन बेटियां किसी की भी हो, हमारी बेटी चाहे प्रदेश की चाहे देश की हो। उन्होंने खुलेआम ये ऐलान किया था कि अपराधी जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। मानते हैं कि इस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। जब यही बात जब योगी आदित्यनाथ मंच से कह रहे थे तो लोगों ने हाथरस जैसे मामलों का उदाहरण दिया था, वाराणसी और गाजीपुर जैसे मामलों का उदाहरण दिया था कि बेटियां बहन सुरक्षित नहीं है, सिर्फ एक पुलावा है। और जो अखिलेश यादव की बेटी के साथ जो हुआ उसका इन्होंने सारा सिर्फ अपने ऊपर लिया हुआ है। योगी जी, अदिति यादव जी के साथ जो भी हुआ गलत हुआ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उसकी निंदा की थी, मैंने स्वयं ट्वीट किया था। मेरी पार्टी के नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने भी इस चीज़ का खंडन किया था कि किसी की भी बहन बेटी हो गलत हुआ। जिस प्रकार टीना यादव जी, अखिलेश यादव जी की बेटी हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी भी बेटी है, माननीय मंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था। और माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा था कि जब इसकी गहन जांच पड़ताल होगी तो देख लीजिएगा, इसकी जो तय के अंदर कोई सफाई गुंडा ही निकल कर आएगा। और जब एफआईआर लॉन्च हुई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। एफआईआर दर्ज हुई, उसके अंदर कुछ अपराधियों के नाम भी खुल कर आया, कुछ पकड़े भी गए। उसके अंदर जितने भी लोग पकड़े गए तो सफाई थे, उनके संबंध समाजवादी पार्टी से निकले। तो आप कल्पना करिए कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी की बेटी टीना यादव जी के साथ इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी होती है, अपमानजनक टिप्पणी होती है। और टिप्पणी करने वाले कौन? वही सफाई। और दोष किसको देते हैं? विपक्षियों को। तो समाजवादी पार्टी तो खुद इस प्रकार की चीज़ों की जननी रही है। तो समाजवादी पार्टी पहले तो वो देखे कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया है। पहले की अपेक्षा इस प्रकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेहतर है। पहले तो ये नारा बहुत प्रचलित था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में नारा बुलंद था। उसकी बानगी जवाहर बाग के अंदर ब्रजेश यादव ने दिखाई भी थी, न जाने कितनी ज़मीनों को उन्होंने कब्जा करके रखा था। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो चिंटू मिंटू इस प्रकार की टीका टिप्पणी न करें तो बेहतर है, क्योंकि योगी सरकार है, यहाँ पे गुंडे बख्शे नहीं जाएंगे, किसी न किसी चौराहे पे ठोक दिए जाएंगे या फिर जेल में जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे, मैंने शुरुआती दौर जब मैंने आपका इंटरव्यू करने से शुरू में आपको बताया था कि बेबाक अंदाज, बागी तेवर और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, सुभाष चंद्र यादव नाम है इनका। अपनी भी पार्टी से कभी बगावत किया था आपने? वास्तव में जो रियल यादव होगा वो जिसके साथ भी रहेगा तो खुलकर रहेगा, अगर बगावत भी करेगा तो खुलकर करेगा। यादव समाज बागी हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी, इस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी। उस समय जो भी चीज़ें रही होगी पूरा प्रदेश जानता है। आप तो हमारे बहुत करीबियों में शुमार हैं और पत्रकार साथी हमारे, कई पत्रकार जानते हैं उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी। वो परिस्थितियाँ चली गई, दूसरी परिस्थितियाँ हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ सुभाष चंद्र यादव तब भी मजबूती के साथ डटा हुआ था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ सुभाष चंद्र यादव अब भी मजबूती के साथ डटा हुआ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ सुभाष यादव आने वाले समय के साथ भी मजबूती से डटा रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। हमसे बातचीत करने के बहुत शुक्रिया। सुभाष चंद्र यादव थे। इंटरव्यू के दौरान मैंने बताया था कि बागी तेवर बेबाक अंदाज, और उसी अंदाज में इन्होंने अपनी सारी बातों को रखा। बताया कि एनडीए की सरकार क्या कर रही है, सुभाषपा की सरकार क्या कर रही है, सुभाषपा क्या कर रही है, सुभाषपा पार्टी क्या कर रही है, और अखिलेश यादव की जो नीतियां हैं, जो उनकी कार्यशैली है, उनका भी इन्होंने बखूबी वखान किया अपने अल्फाजों से। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे राकेश थे, मैं अरविंद, ये रिपोर्ट आप आजमगढ़ से देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।